सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स। कल हमने 2 किए थे, 2 आज करेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्री, तत्व मीमांसक काव्य। इन 17th century दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज। 17वीं शताब्दी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। अब्राहम कॉले एंड्रू मार्वल बाय डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने, अब्राहम कोले ने और एंड्रू मार्वल ने इसका प्रयोग किया। ही सेड, उन्होंने कहा, मेटाफिजिकल पोएट्स वर मैन ऑफ लर्निंग। डॉक्टर जॉनसन का कथन है कि तत्व मीमांसक कवि विद्वान कवि होते हैं, स्कॉलर्स बेटा। डॉक्टर जॉनसन का कहना है कि तत्व मीमांसक कवि विद्वान कवि होते हैं। टू डिस्प्ले देयर लर्निंग, और ज्ञान प्रदर्शन करना ही, और पेडेंट्री या विद्या प्रदर्शन करना ही वाज देयर होल एंडेवर। बेटे एंडेवर से प्रयास, उनका एकमात्र तत्व मीमांसक कवियों का एकमात्र प्रयास है अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना। एज इट डिनोट्स हैबिचुअल डेविएशन फ्रॉम नेचुरलनेस ऑफ थॉट्स एंड स्टाइल, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से विचारों और शैली से भिन्न हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। एज दे विश टू क्रिएट समथिंग यूनिक, ये कुछ अनूठा उत्पन्न करना चाहते हैं। नॉट प्रोड्यूस अर्लियर, जिसका पहले निर्माण नहीं हुआ है, अर्थात ये नई चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं। दे एंजॉयड इन डिस्प्लेइंग देयर विट। बेटे विट कहते हैं सूक्ष्म चातुर्य, सूक्ष्म चातुर्य, ये लिटरेचर के शब्द याद करो। ये अपने सूक्ष्म चातुर्य का यूज़ करना चाहते हैं। फार फैच इमेजरी, सुदूर से लाई कल्पनाएं। मेटाफिजिकल कंसीट, तत्व मीमांसक कल्पनाएं। हाइपरबल, अतिशयोक्तियाँ, बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। एक्सजेरेशन भी अतिशयोक्ति कहते हैं बेटा। लैंग्वेज टफ है लेकिन बहुत स्कोरिंग है। फिर सुन लो, ये ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, सुदूर से कल्पनाएं लाते हैं, तत्व मीमांसक से काल्पनिक मनोभाव का प्रयोग करते हैं, अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स बेसिकली कंपोज लव पोएम। तत्व मीमांसक कवियों ने मूलतः प्रेम कविताएं लिखी हैं। डेट रिवील देयर साइनिकल एटीट्यूड, जिसमें ये अपना सनकी रवैया दर्शाते हैं, दृष्टिकोण बेटा। टुवार्ड्स फेयर सेक्स, फेयर कहते थे लेडी, महिला के प्रति इन्होंने अपनी सड़क या झक का प्रदर्शन किया है। जॉय ऑफ कंजुगल लव, मैरिड लव एंड प्लेटोनिक लव, स्पिरिचुअल लव, आध्यात्मिक प्रेम। इन 20th century, 20वीं शताब्दी में टी.एस. एलियट रिवाइव्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। 20वीं शताब्दी में टी.एस. एलियट ने तत्व मीमांसक कविता को पुनर्जीवित किया। रिवाइव बेटे पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। बाय कॉलिंग इट पैशनेट थिंकिंग, उसने कहा ये एक भावनात्मक सोच है। दूसरा है बेटा इंटीरियर मोनोलॉग, आंतरिक मनोभाव। इट इज़ ए ड्रामेटिक एंड नॉन ड्रामेटिक फिक्शन, ये नाटकीय अनाटकीय उपन्यास पर आधारित है। इन द नरेटिव टेक्निक, ये वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता है। दैट रिवील्स थॉट्स, ये उन विचारों को उजागर करता है, पासिंग थ्रू द माइंड ऑफ द प्रोटोगनिस्ट। बेटे हीरो को बेटा, मुख्य पात्र हीरो और बेटा हीरोइन, नायक या नायिका के दिमाग में जो पात्र विचार चल रहे होते हैं उनको ये दर्शाता है। दिस एक्सप्रेशन में भी इधर लूजली रिलेटेड इम्प्रेशन, या तो ये हल्की अवधारणाएं हैं, फ्री एसोसिएशन, उन्मुक्त जुड़ाव है, और रैशनली सीक्वेंस ऑफ थॉट एंड इमोशन, या भावनाएं विचारों का एक तार्किक क्रमबद्ध सोच है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है
ड्रामाटाइज इनर कन्फ्लिक्ट, इसमें नाटकीय आंतरिक द्वंद्व शामिल है। सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण शामिल है। इमेजिन डायलॉग, कल्पित बेटा संवाद शामिल है। रैशनलाइजेशन, तार्किक सोच। तो इसमें बेटे ये लिटरेचर की डेफिनेशन है, ये इनकी लैंग्वेज चेंज नहीं करते हैं, 2-3 बार याद करोगे याद हो जाएगी, समझ लेना, मीनिंग याद करके फिर करना आ जाएगा। इट मे बी द डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, इसमें पात्र स्वयं बेटा संबोधन करता है। हु इज़ फ्री, जो मुक्त है, फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ऑथर, और वो लेखक के वश या नियंत्रण से मुक्त है। इट में आल्सो भी थर्ड पर्सन ट्रीटमेंट, ये तीसरे व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। दैट बिगिन विद द फ्रेज, जो इन शब्दांशों से शुरू होता है, सच एज, जैसे कि ही थॉट, उसने सोचा, मतलब ये किसी के दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। द टर्म इंटीरियर मोनोलॉग इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबल विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इंटीरियर मोनोलॉग को हम सजगता चेतना की धारा की साथ इसको बदल सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। बट वाइल ऑन इंटीरियर मोनोलॉग, जबकि इंटीरियर मोनोलॉग जो है में मिरर ऑल द हाफ थॉट्स, ये उन आधे विचारों को बताता है, इम्प्रेशन अवधारणाओं को, एसोसिएशन लगाव को, दैट इम्पेंज अपॉन द कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, जो चरित्र की चेतना को प्रभावित करते हैं। इट में आल्सो भी रेस्ट्रिक्टेड, ये सीमित हो सकता है टू एन ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कैरेक्टर रैशनल थॉट, ये किसी व्यक्ति के तार्किक विचारों के प्रस्तुतिकरण तक सीमित हो सकता है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशोलॉजी एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसका घनिष्ठ संबंध है सामाजिक और नाटकीय मोनोलॉग से, स्वयकथनों से। एंड हैज बिकम ए कैरेक्टर डिवाइस, एक युक्ति बन गई है 20th सेंचुरी साइकोलॉजिकल नावल, 20 शताब्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास में इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट केम अबाउट इन 19, ये सबसे पहले 1890 में आई। व्हेन द फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, उस समय एक दार्शनिक, एक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स यूज्ड इट इन इज बुक, उसने अपनी किताब में यूज़ किया द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उस किताब का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। ही यूज्ड इट, उसने इसका प्रयोग किया टू डिस्क्राइब द नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट, विचारों के स्वाभाविक क्रम को दर्शाने के लिए। दैट इवन विद द डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट नेसेसरली कनेक्टेड, जहाँ अलग अलग भाग आवश्यक रूप से जुड़े हुए नहीं होते। मे शिंडलर वाज द फर्स्ट पर्सन, मे शिंडलर पहले इंसान है 1980 में टू अडॉप्ट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसने इसका प्रयोग किया साहित्य में। इन अदर वर्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रवाह, इज ए लिटरेरी डिवाइस टेक्निक, एक साहित्यिक तकनीक है दैट प्रेजेंट द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ ए कैरेक्टर, जो किसी पात्र के विचार भावनाओं को व्यक्त करता है एज द ओकर, जैसे कैसे विचार उसके दिमाग में आते हैं उनको स्वाभाविक क्रम में व्यक्त करता है। समटाइम, कभी कभी, द डिवाइस इज कॉल्ड, इस युक्ति को इंटीरियर मोनोलॉग टेक्निक भी कहते हैं।